हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। इस चैप्टर में मेजरली आप बच्चों को ये बताया जाएगा कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, यूथ जो है हमारे देश में, और वृद्ध लोग, इन सब के लिए किस किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं और क्या क्या सहायक सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी तरह से वृद्धों के लिए या स्वास्थ्य सेवाएं, उसके लिए अस्पताल क्या हो गए, संस्थान हो गए, और स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, सर्विसेज। ये तीनों ही जो जनसंख्या के हिस्से हैं, बच्चे, बूढ़े और युवा, बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं, सेंसिटिव माने जाते हैं। क्यों? और सभी सरकारें अपनी जिम्मेदारी भी समझती हैं इनके प्रति, इसलिए संवेदनशील हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश में किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं, और अपना योगदान दिया है। इसीलिए तो सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है जनसंख्या के प्रति कि वो उनको इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे उस पर ध्यान देंगे बच्चों। पहला कारण आपको सभी का ये पता होना चाहिए कि ये आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, बच्चे, बूढ़े और युवाओं, इनको सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है। फिर संस्थान और कार्यक्रम आपस में कैसे जुड़े हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, प्रबंधन कैसे उनका होता है, यानी कि मैनेजमेंट कैसे उनका चलता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन संस्थानों में और इन कार्यक्रमों में काम करने के लिए कौन से कौशल और जानकारी होना ज़रूरी है। ये आप हमेशा से देख रहे हो कि हर चैप्टर के बाद जीविका के अवसर, कि किस प्रकार हम अपना करियर बना सकते हैं, जीविका बना सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो ज़रूर बताया जा रहा है गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। इसमें भी वही बताया जाएगा। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस में ये बताया गया है कि परिवार किसी भी समाज की मूल इकाई होता है, मेन हिस्सा होता है किसी भी समाज का। परिवार से ही समाज बनता है, परिवार के सदस्यों से ही। परिवार के सदस्यों में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे सभी शामिल होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। परिवार का जो संयोजन होता है मतलब कंपोजिशन, कितने सदस्यों से परिवार मिलकर बना है, कितने लोग हैं उसमें, या परिवार के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, मतलब कोई फैमिली यंग स्टेज में हो सकती है, जैसे कि अभी नए नए कपल की शादी हुई है, कोई फैमिली में बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब जीवन चक्र के अलग अलग अवस्थाओं में हर परिवार एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। चाहे संयोजन के माध्यम से, संयोजन मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, या चाहे जीवन चक्र मतलब वो जीवन चक्र की किस अवस्था में है, या शादी हुई है अभी कपल्स की, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, या बच्चों की भी शादी हो गई है। तो हर फैमिली अलग अलग होती है। सभी परिवार में माता पिता अपने छोटे बच्चों के देखभाल करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं छोटे बच्चों की जो परिवार पूरी नहीं कर सकता। कुछ विशिष्ट सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल
एजुकेशन, उसके लिए अब यहाँ पे किसका रोल आ जाता है? स्कूलों का, विद्यालयों का रोल आ जाता है। तो विद्यालय क्या माना जाएगा? संस्थान माने जाएंगे, ठीक है। और वो सर्विसेज क्या देते हैं, क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? शिक्षा प्रदान करना। और विद्यालयों का मैनेजमेंट कैसे चलता है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में भी आप नॉलेज इसमें लेंगे। तो यही सारा सब इस चैप्टर में आप इन तीनों कैटेगरीज में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेवाएं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और वृद्ध युवाओं के लिए चल रही हैं, कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं और क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और उनके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारे अस्पताल आ जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आ जाते हैं। मनोरंजन केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सभी विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं जो विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं, स्पेशल सर्विसेज प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी समाज में कुछ बच्चे इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यही है कि वित्तीय साधन ना हो पाना, परिवार में संसाधनों की कमी, या फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है फैमिली में, तो बहुत सी सर्विसेज से बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनको बहुत सारी सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। उनके कारण आप यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में भारत में व्यापक स्तर पर गरीबी है। दुनिया का लगभग 1/3 गरीबी लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं। 37.2% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन चला रही है। तीस प्रतिशत से भी कम जनसंख्या के पास उचित साफ सुविधाएं उपलब्ध हैं, नहीं तो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है साफ सफाई की। शिशु मृत्यु दर अधिक है। अस्वस्थता दर, मतलब हेल्थ बच्चे की, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब मदर की भी कई बार डेथ हो जाती है अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। कब? डिलीवरीज के टाइम पे। देश में आयोडीन युक्त नमक बहुत ही कम बच्चे खाते हैं, आधे से भी कम। और आयोडीन जो होता है मानसिक शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के हिसाब से घटती चली जा रही है। भेदभाव लड़कियों और महिलाओं में जो है वो उच्च कोटि का है। इस तरह के कई कारण हैं। कुपोषण भी बहुत है, कुपोषण से भी बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फैमिलीज़ हैं जो चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं या उनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, तो सरकार की और समाज की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने नागरिकों को अच्छा जीवन मुहैया कराएं या उपलब्ध कराएं। उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाएं, विशेष संस्थाओं के जरिए। वो संस्थाएं गैर सरकारी भी हो सकती हैं, सरकारी भी हो सकती हैं। उनके अपने कार्यक्रम होने चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है
कि वो बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों को इसके लिए समर्पित कार्यक्रमों को शुरू करें। अब है मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला है कि बच्चे, युवाएं और वृद्धजन पर अधिक ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्यों वो समाज के संवेदनशील समूह है। संवेदनशील का मतलब हो गया जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियां का अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हम ले लेते हैं कोविड की, जो आजकल कोरोना फैला हुआ है, उस आपदा का सबसे ज़्यादा असर बच्चों और वृद्धजनों के स्वास्थ्य पे पड़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और युवाओं पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी, सब कुछ जब लॉकडाउन में बंद हो गया था तो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई थी, है ना। तो इन सब चीज़ों, इसीलिए कोई ना कोई आपदा जब आती है तो ये जो समूह है जनसंख्या के, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और युवा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चों का ना अधिकतम विकास 90% विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। और अगर किसी भी परेशानी से या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से जो बच्चे के फेवर में ना हो, बच्चे की ज़रूरतें पूरी ना हो, आप लोग ध्यान रखिए कि बच्चों की मेजरली 4-5 ज़रूरत हैं। एक तो देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्यार और सुरक्षा। अगर इनमें से कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है। जैसे खेल कूद की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है ये ज़रूरत, तो बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होगा, शारीरिक विकास प्रभावित होगा, सामाजिक विकास प्रभावित होगा, है ना। इस तरीके से क्योंकि एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ होता है, और बच्चे की जो है इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा तेज गति से विकास होता है, इसीलिए बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में रह रहे हों, चाहे उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा खाना पीना, देखभाल, पालन पोषण अच्छे से हो रहा हो, लेकिन अगर माता पिता ध्यान ना दें तब भी वो संवेदनशील होते हैं। और कुछ बच्चे ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पल रहे हों, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन। आपने सड़कों पे बच्चों को कई बार बेगिंग करते हुए देखा होगा, है ना, या जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो आश्रम में रहते हैं, अनाथ आश्रम में, या कई बार बच्चे किसी ना किसी क्राइम में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत काम कर देते हैं छोटी उम्र में ही, तो वो बच्चे भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं, संवेदनशील या स्पेशल, कठिन परिस्थितियों में जो पल रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया गया है। 30 लाख बच्चे देश में बिना आश्रय के रहते हैं। जो प्ले स्कूल जिसे कहते हैं, विद्यालय पूर्व शिक्षा, चैप्टर 7 में हमने बहुत पढ़ा था। इस तरह का फ़ायदा सिर्फ 3 में से 1 बच्चा उठा पाता है, जिसको कहते हैं आरंभिक अधिगम कार्यक्रम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अर्ली लर्निंग प्रोग्राम। आधे से भी कम बच्चे 6 से 14 वर्ष के विद्यालय जाते हैं। कई बार वो विद्यालय छोड़ देते हैं कक्षा 8 के बाद ही। और कुछ बच्चे तो बाल श्रम भी करते हैं, काम भी करते हैं, चाय की दुकानों पे बहुत जगह आपने देखा होगा। और वर्ल्ड बैंक ने, ये एक संस्था है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, उन्होंने ये डेटा दिया है कि यह जनसंख्या 44 करोड़ भी हो सकती है। तो इनको कहते हैं कठिन परिस्थितियों में पलने वाले बच्चे।
एक और है, एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, बाल अपराधी किसे कहते हैं? जो बच्चे कानून का उल्लंघन कर देते हैं किसी इन्फ्लुएंस में आके, किसी प्रभाव में आके। तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार, पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के अनुसार उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। इन बच्चों के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं, मतलब जेल नहीं होती हैं पर्टिकुलरली, उनको पुनर्वास के रूप में उनको ऐसे संस्थानों में भेज दिया जाता है। हालांकि उन्हें वहाँ पे पूरा उनका ध्यान रखा जाता है, उनके विकास का ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल पूरी उनको पूरी देखभाल मिलती है और पढ़ाई, शिक्षा, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन इन बच्चों को स्पेशली बाल अपराधी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ना पुनर्वास केंद्रों में रख दिया जाता है। वो जेल नहीं मानेंगे हम उन्हें, वहाँ पे उन बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, जहाँ पे उनकी देखभाल होती है, उनको संरक्षण होता है, उनका उपचार होता है। उपचार मतलब किसी भी प्रकार का मानसिक विकास उनसे का प्रभावित ना हो, उस तरह के उनका इलाज किया जाता है, उनकी समस्याओं का हल ढूंढा जाता है, काउंसलिंग सेशन होते हैं, सलाह मशवरा दिया जाता है बच्चों को। और ये बच्चों के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो एक हर देश ने बाल अधिकार समझौते पर सिग्नेचर की हैं। उनके अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं, उनके बारे में यहाँ लिखा है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए, सड़कों पर पल रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग हैं, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, यौन दुर्व्यवहार हुआ है, नशीली दवाएं के लत लग गई है उन बच्चों को, या कई बार वर्ल्ड वार हो जाते हैं तब भी बच्चे सफ़र कर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे बाढ़ है। तो ऐसे बच्चों को स्पेशली इस तरह का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो संस्थागत कार्यक्रम की क्या क्या संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबसे पहले आ जाता है ICDS। बच्चों, ICDS के बारे में आपने कई बार पढ़ा है, पीछे भी 2-3 बार पढ़ा है, चैप्टर 7 में पढ़ा है, जन पोषण वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ICDS जो है। ICDS भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। ICDS की इंग्लिश है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और हिंदी में समेकित बाल विकास सेवाएं। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी वाला कार्यक्रम आता है। छोटे बच्चों के पोषण, देखभाल, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी, स्तनपान कराने वाली माताओं के भी पोषण का पूरक भोजन उन्हें प्रदान किया जाता है। बच्चों का विकास ठीक से हो रहा है, वृद्धि, उनकी हाइट और उन सब का ध्यान रखा जाता है कि हो रहा है या नहीं।
विटामिन्स के सप्लीमेंट दिए जाते हैं बच्चों को, साथ साथ उनकी देखभाल की जाती है। अब है SOS बाल गाँव। ये भी एक संस्था है, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सामाजिक संगठन, कई लोगों से बना। इसमें क्या होता है, वो एक मदर अपॉइंट कर लेते हैं, उनके यहाँ पे एक माँ नौकरी करती हैं, वो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती हैं बचपन से लेके जब तक वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने आप का जिम्मेदारी लेने लायक नहीं हो जाते हैं एक स्वतंत्र युवा के रूप में, तब तक वो माँ उनका देखभाल करती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है SOS बाल गाँव, मतलब बच्चों का गांव सा बना गया। बच्चे वहाँ पे प्यार से रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता तो होते नहीं हैं, तो वो परिवार की तरह रहते हैं, परिवार के सब नियम सीखते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था, मतलब ये संस्था इतनी पुरानी है। इसके अलावा ये संस्था अभी तक 6000 बच्चों की मदद कर चुकी है, और जो प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी तरह की परेशानी आती है, जैसे भोपाल में विषैली गैस वाला रिसाव जो हुआ था, गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, या कोई चक्रवात या भूकंप, सुनामी, इस तरह भी राहत कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं ये संस्थाएं और राहत पैकेज प्रोवाइड करती हैं, देती हैं। अब है बच्चों के लिए 3 प्रकार के घर बनाए गए हैं मेजरली, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह। प्रेक्षण गृह वो हैं जो बच्चे कई बार अचानक से लापता हो जाते हैं, तो जब तक उनके माता पिता का पता लगाया जाता है तब तक वो वहाँ पे रहते हैं। विशेष गृह उनके लिए हैं जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम हैं लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें कई बार बाल अपराधी बोला जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हैं। किशोर और बाल गृह उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता पिता का कुछ भी नहीं पता और वो कई प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो उनकी शिक्षा, पढ़ाई, ट्रेनिंग, सब चीज़ों का ध्यान सरकार द्वारा या गैर सरकारी संगठन, जिसे NGO भी बोलते हैं, उनकी भागीदारी से होता है। एक है गोद लेना, ये भी एक प्रक्रिया है, एक कार्यक्रम है। पहले ये कार्यक्रम ऐसे होता था कि किसी परिवार में ही आपस में गोद ले लिया जाते थे बच्चे, और उनकी देखभाल भी हो जाती थी और माता पिता को भी बच्चा मिल जाता। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी नीति और कार्यक्रमों में बदलाव किया है और बहुत सारी संस्थाएं, NGOs जो हैं, गोद लेने की प्रक्रिया का सिस्टम उन्होंने बनाया है। अब हर व्यक्ति गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने के लिए कई तरह के चेकिंग होती है, जैसे कि जो गोद लेना चाहते हैं माता पिता, उनके फाइनेंशियल इनकम कितनी है, क्या वो बच्चे की ध्यान रख पाएंगे या नहीं, तो उन्हें पूरे नियमों के अनुसार ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम ही हुआ बच्चे की भले के लिए। अब युवाओं वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।